इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक देखेंगे जो कि आइगन वैल्यू ऑफ एलजेड ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एलजेड ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या होता है। सो आइगन वैल्यू ऑफ एलजेड, लेट्स सी बी द आइगन वैल्यू ऑफ एलजेड। तो हमें एलजेड का आइगन वैल्यू के बारे में पता लगाना चाहिए। तो अब हमें उसे सी मान लेते हैं, लेकिन इसका तो हमें नहीं पता है। देन इट्स आइगन वैल्यू इक्वेशन इज़, तो उसका आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या हो जाता है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन तो यही है कि जब भी सम ऑपरेटर जैसा कि ए वेव फंक्शन पर ऑपरेट करता है, वो फिर से वही वेव फंक्शन को दे देता है मल्टीप्लाइड विथ सम कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट है वही आइगन वैल्यू कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेटर है। तो जब भी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन द वेव फंक्शन ई पावर ए एक्स, अगर हम फंक्शन ई पावर ए एक्स ऐसे लेंगे तो यहाँ पर हमें ई पावर ए एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू, तो हमें यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर ऑपरेटर जो है डिफरेंशिएशन है, वो जब भी वो वेव फंक्शन नथिंग बट ई पावर ए एक्स है, तो हमें क्या आ जाता है, ये ई पावर ए एक्स, यानी कि वही वेव फंक्शन आ जाता है मल्टीप्लाई विथ इट्स आइगन वैल्यू, यानी कि सम कांस्टेंट ये। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो ऑपरेटर एल जेड है, ये ज़ई वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेगा, तो वो एज ए रिज़ल्ट वही वेव फंक्शन दे देता है मल्टीप्लाई विथ इट्स आइगन वैल्यू सम कांस्टेंट। तो इसी को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। ये यहाँ पर जो सी है, दिस इज़ नथिंग बट आइगन वैल्यू, और ये जो है एल ज़ई जो सी ज़ई, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा है। यानी कि एल जेड की जगह डी बाई डी एक्स है, ज़ाई की जगह ई पावर ए एक्स है, और सी की जगह ए है। तो दिस इज़ नथिंग बट आइगन फॉर्म ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो अब हम नेक्स्ट वह ज़ई इज़ द आइगन फंक्शन, यहाँ पर ज़ई जो है इसे आइगन फंक्शन है। नेक्स्ट हमें एल जेड को हम इस तरह लिख सकते हैं इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली एल जेड एल इज ऑल्सो आर क्रॉस पी से कुछ और वैल्यू आ जाता है, जहाँ अगर कि हमें जेड जो है तो पी एक्स एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड उस तरह का वैल्यू आनी चाहिए। वो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन हमें यहाँ पर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स अगर हम सोचेंगे तो हम जनरली एटम के आसपास जो अराउंड न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, हम वहाँ पर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंगली एज पर द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एल एक्स, तो एल एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसी तरह एल वाई को हम इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह हम एल जेड को इस तरह लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है, यानी कि माइनस आई एच का डो बाई डो फाई। इसी को अब अगर हमने इंटू आई बाई आई करेंगे तो क्या आ जाता है, इंटू आई बाई आई, दैट इज आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एच कट बाई आई डो बाई डो फाई, ये आ जाता है हमारे पास। तो यही तो हमने यहाँ पर यूज़ किया, एच कट बाई आई डो बाई डो फाई एल जेड की जगह। सो दिस इज नथिंग बट एल जेड इंटू ज़ाई इज ऑल्सो सी ज़ाई। तो अब हम नेक्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, इस इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये जो आई है अगर हम इसे इस तरफ भेज देंगे तो सी आई हो जाता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है। तो यहाँ पर तो
और ये जो हेच कट है वो इस तरफ जाएगा तो आई सी यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है तो बाय हेच कट। और नेक्स्ट अगर हम बाद में ये जो ज़ई है हम इस तरफ ला देंगे तो यानी कि ज़ई के टर्म्स सब कुछ एक तरफ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ई जो है वो एक ही तरफ है और डी फाई के साथ सबके सब कांस्टेंट्स है आई सी बाय हेच कर। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह रीअरेंज कर ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx तो ln x है, वही तो है यहाँ पर। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट dx, सो यहाँ पर 5 है तो अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0 तो 5 - 0। यहाँ पर भी अपर लिमिट value of wave function had some particular value of 5, value of the wave function had some particular value of 5 and value the wave function had when 5 is equals to 0। तो वेव फंक्शन जब पर्टिकुलर वैल्यू होता है 5 ज़ाई 5 और ज़ाई उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब 5 0 होता है तब वेव फंक्शन ज़ाई नॉट। तो हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये आ जाता है ln ज़ाई 5 माइनस ln ज़ाई नॉट। अगर हम इससे बाद में रीअरेंज करेंगे तो ln ऑफ ए माइनस ln बी ln ऑफ ए बाई बी, तो हमें ln ऑफ ज़ाई बाई ज़ाई नॉट आ जाता है विच इज़ इक्वल्स टू आई सी 5 बाई हेच कट। तो इस ln को इस तरफ भेज देंगे तो ई पावर आई सी 5 बाई हेच कट आ जाता है, और बाद में ज़ई इज इक्वल्स टू ज़ाई नॉट इंटू ई पावर आई सी 5 बाई हेच कट, यानी कि ये फॉर्म में आ जाता है। यहाँ के इस फॉर्म में हम फॉर्म की जगह हमें ज़ाई नॉट आ जाता है, तो यही फॉर्म ज़ई इज इक्वल्स ज़ाई नॉट इंटू ई पावर आई सी 5 बाई हेच कट, यानी कि एफ ऑफ आर टीटा आर कमा टीटा इंटू ई पावर आई सी 5 बाई हेच कट। तो हमें ये फॉर्म आ जाता है इसे सॉल्व करने से। तो यही है प्रोसीजर। अब हम नेक्स्ट where f of r comma theta is an arbitrary function of r and theta। तो यहाँ पर ये f of r comma theta है, ये एक आर्बिट्ररी फंक्शन है और जो कि सिर्फ r और थीटा पर ही डिपेंड कर रहा है, ना कि फाई, क्योंकि फाई तो यहाँ पर 0 है बेस्ड ऑन द अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब नेक्स्ट नाउ ज़ाई मस्ट बी ए सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ x कमा वाई जेड। तो हमें तो कंडीशंस है किसी भी फंक्शन को अगर वो वेव फंक्शन कहलाना है इसके थोड़े कंडीशंस है, जैसे कि फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूस। तो उनमें से एक कंडीशन है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो ये ज़ई है वो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ना कि 2 डिफरेंट वैल्यूज़ एट ए गिवन टाइम। तो सपोज़ अगर होगा तो ग्राफ तो एक ही एक्स में 2 वैल्यूज़, तो दिस इज़ नॉट ए सिंगल वैल्यू। तो उस तरह से नेक्स्ट in this case increase in the angle phi by 2 pi should not change the wave function so that। तो अगर हम ऐसे वक्त में फाई का एंगल 2 पाई पर फाई प्लस 2 पाई करेंगे, यानी कि फाई इफ़ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ 5 बाई 2 पाई शुड नॉट चेंज द वेव फंक्शन। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो वेव फंक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमें तो पीरियोडिक वेव फंक्शंस के बारे में पता है। अगर ये साइन वेव हम सोचेंगे तो यह फिर रिपीट होता है जिसका पीरियड है कि 2 पाई। तो आफ्टर 2 पाई अगेन ये रिपीट होता है, आफ्टर 2 पाई एंगल ये जो है वो रिपीट होता ही जाएगा। वही तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, that is f of r comma theta so should not change the wave function। तो फाई की वैल्यू 2 पाई से इंक्रीज होगी भी तो वेव फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो वेव फंक्शन हट फाई इज इक्वल्स टू वेव फंक्शन हट 5 + 2 पाई, यानी कि फाई की जगह हमें 5 + 2 पाई से रिप्लेस कर लेनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर किया है इन द प्लेस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन तो यही है एफ ऑफ आर कमा टीटा ई पावर आई सी 5 बाई हेच कट, जो कि हमने अभी डिराइव किया है। तो ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स। तो अब हम
यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट ई पावर ए प्लस बी वो फॉर्म में है, विच कुड बी रिटन एज ई पावर ए इंटू ई पावर बी। तो ऐसा लिखेंगे तो हमें ई पावर आई सी 5 बाई एच कट सेपरेट हो जाएगा और ई पावर आई सी 2 पाई बाई एच कट वो रहेगा। तो बोथ साइड्स एफ ऑफ आर कमा टीटा, ये जो आई सी 5 बाई एच कट है वो दो कैंसिल हो जाकर इस तरफ तो 1 रहेगा। आफ्टर द कैंसलेशन यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बचेगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो सब कुछ कैंसिल होने के बाद यहाँ पर 1 बच जाएगा इंटू 1 ज़ा, और यहाँ पर ई पावर आई सी 5 बाई एच कट जो कि हमने यहाँ पर लिखा है ई पावर आई सी 5 बाई, इसी वजह से ई पावर आई सी 2 पाई बाई एच कट जो है वो 1 हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें पता है कि ई पावर 0 है 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है। हमें पता है कि अगर a power x is equals to b power x, if the exponents are equal then the bases are equal, or else अगर a power x is equals to a power y इस तरह से है तो if the bases are equal then the exponents are equal। यहाँ पर जो है बेसिस इक्वल है, इसी वजह से एक्सपोनेंट्स मस्ट बी द सेम। इसी वजह से हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें ट्रीट कर लेना चाहिए। 1 कुड बी रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर ई पावर है, यहाँ पर हमें जो है ई पावर समथिंग है आई सी 5 बाई एच कट, आई सी 2 पाई बाई एच कट। यहाँ पर भी ई पावर सम फॉर्म में हमें लगा लेनी चाहिए, जो कि हम देखेंगे कि ई पावर 0 भी 1 है, ई पावर आई 2 पाई भी 1 है, क्योंकि ई पावर आई टीटा इज़ नथिंग बट कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। अगर ई पावर 0 यानी कि मतलब कॉस 0 इज़ 1, साइन 0 इज़ 0। ई पावर आई 2 पाई यानी कि कॉस 2 पाई इज़ 1 एंड साइन 2 पाई इज़ 0। अगर हम ये जो है दिस इज़ ओनली फॉर इवन वैल्यूज़। ऑड वैल्यूज़ के लिए ई पावर आई पाई यानी कि कॉस पाई -1 हो जाता है और साइन पाई 0। तो इसी वजह से हमें इवन वैल्यूज़ को ही लेनी चाहिए। इसी वजह से हमने यहाँ पर 2m पाई लिया है, यानी कि 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है। इन कॉमन हम इसे इवन नंबर्स यानी कि 2m इंटू पाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई और यहाँ पर m बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास m बचेगा। यहाँ पर c बाई एच कट यानी कि c इज गोस टू एम एच कट। सो दिस इज द where m is an integer thus आइगन वैल्यूज ऑफ LZ और तो यही जो है आइगन वैल्यू ऑफ LZ, क्योंकि इनिशियली हमने सोचा था कि लेट सी बी द आइगन वैल्यू ऑफ LZ। तो हमें यहाँ पर c का वैल्यू क्या आ गया है mh कट। सो दिस इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ LZ। तो फाइनली LZ का आइगन वैल्यू जो है वो mh कट है। और द आइगन फंक्शंस, और तो उसका आइगन फंक्शन तो यही है कि हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ज़ई इज़ नथिंग बट एफ ऑफ आर टीटा ई पावर आई सी 5 बाई एच कट। तो सी की जगह हमें एम एच कट लिख देनी चाहिए यहाँ पर। तो एच कट कैंसिल हो जाके हमें ई पावर आई एम 5 तो ई पावर आई एम 5 बचेगा इंटू एफ ऑफ आर टीटा। तो यही तो हमें यहाँ पर दिया गया है ई पावर आई एम 5 इंटू एफ ऑफ आर कमा टीटा, यानी कि ये वे फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ 5 सेपरेट है और इन टर्म्स ऑफ आर कमा टीटा सेपरेट से स्प्लिट होके हुआ है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन। तो अगर हम इस वेव फंक्शन को LZ से यानी -IH का डो बाई डो फाई करेंगे तो हमें आइगन वैल्यू यही आ जाएगी MH कट। तो यही है इसका डिराइवेशन। So this is the eigenvalue. So this is the required. So this is the required eigenvalue of LZ, that is MH cut. So thank you.